ओके जी बच्चों, लास्ट टाइम हम टॉपिक कर रहे थे रूबी लेज़र और वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं ज़रा उसको पिछला सा रिकॉल कर दूं ताकि आप लोग को क्लियर हो। था उसमें कुछ ऐसा कि हमने एक रॉड थी हमारे पास, ठीक है। वो रॉड के चारों तरफ वो रॉड जो है हेलिकल चाल, एक हेलिकल लैम्प, एक लैंप था उसके पे रखी हुई है और वो लैंप एक हाई वोल्टेज सप्लाई से जुड़ा हुआ था। ये हेलिकल लैंप ऐसा है बिल्कुल जैसे वो बल्ब होते हैं। प्लीज बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज काइंडली वो माइक को ऑफ कर दें। उनका जो तमाम उनके जो बादशाह हैं और ये 12वीं सदी में चले गए, तो 12वीं सदी में हम चले जाएं और अगर हम देखें कि उस जमाने में सल्जूक में, प्लीज बेटा आप म्यूट कर दें, काइंडली म्यूट कर दें, ठीक है। ओके, ये जो था मटेरियल ये किसका बना हुआ था? एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का Al2O3, जिसमें एल्यूमिनियम के कुछ एटम जो है वो क्रोमियम आयन से रिप्लेस किए गए थे। क्रोमियम आयन लेजर मटेरियल के तौर पे यूज होता है। सही। फिर मैंने आपको ये बताया था जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई ऑन करते हैं तो ये लैंप क्या हो जाता है? ऑन, यानी कि ये लैंप लाइट प्रोवाइड करता है। किसको? क्रोमियम आयन। क्रोमियम आयन लेजर मटेरियल है, वो लेजर मटेरियल है तो उसके अंदर 3 एनर्जी स्टेट होंगी। ये एनर्जी E1, ये एनर्जी E2 और ये एनर्जी E3। ये थी बेटा ग्राउंड स्टेट, ये थी एक्साइटेड स्टेट और ये जो बीच वाली स्टेट थी ये मेटास्टेबल स्टेट। हाँ, क्या फोटोन जब इंसिडेंट होता है मटेरियल के ऊपर तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद होता है वो ग्राउंड से चल के कहाँ चला जाता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फोटोन आता है यहाँ पे अपनी एनर्जी देता है, ये फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। इस प्रोसेस का एक नाम था इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। ये जरा बेटा गौर से सुनना, ये पिछला वाला मैं सारा रिकॉल करा रहा हूँ, बस थोड़ा सा रह गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्राउंड से कहाँ पे चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस। एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है, 10 की पावर -8 सेकेंड। क्या? 10 की पावर -8 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है बेटा इतने टाइम इंटरवल में, जी तो बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, इलेक्ट्रॉन फिर पलट कर वापस आता है। पलट कर वापस आता है तो उसको बीच में एक और एनर्जी स्टेट मिलती है जिसको हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। क्यों कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट? क्योंकि इसका टाइम इंटरवल एक्साइटेड से ज़्यादा होता है। एक्साइटेड से ज़्यादा होता है और कितना होता है? 10 की पावर -8। तो जाहिर बात है फिर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, ज़्यादा देर इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे। थोड़े ही देर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक हजूम जमा हो जाता है, ठीक है। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, या इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस सूर्याल को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये मेटा स्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन काफी सारे जमा हो जाते हैं तो उस जमा होने के अमल को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। यहाँ तक मैंने आपको बताया।
ये यहाँ तक मैंने आपको। अच्छा जी, अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि आगे से आप लिखेंगे बात। मैं ये साइड की जगह खाली छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे समझाना भी होगा। ठीक है, तो ये मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि ये बॉर्डर। ये अच्छा बेटा, ये रूबी रॉड थी, याद रखना रूबी रॉड के एक तरफ सिल्वर की पॉलिश हुई हुई, ये सिल्वर की पॉलिश हुई। जब इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है फोटॉन की सूरत में, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको लेजर में बताया था। जब इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो फोटॉन रिलीज करता है। ठीक है, फोटॉन रिलीज करता है। ये फोटॉन जाहिर सी बात है, लेट सपोज ये फोटॉन यहाँ पे, ये फोटॉन जब सेमी सिल्वर पॉलिश मिरर की जानिब पड़ता है, ये क्या है, सिल्वर पॉलिश मिरर, सिल्वर पॉलिश मिरर, तो ये फोटॉन को दोबारा रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, फोटॉन को दोबारा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? जब मेटास्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पे जब करता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। इस सूरत में वो फोटॉन, क्योंकि मैं फिगर में यहाँ पे ये फोटॉन जाहिर बात है सिल्वर पॉलिश मिरर से टकरा के पलट के वापस आता है। तो ये फोटॉन पलट के वापस आने पे ये काम ये करता है, इन बाकियों इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करता है कि वो जंप करें, कि वो जंप करें, या तैयार करता है कि वो जंप करें कहाँ से, मेटास्टेबल से ग्राउंड स्टेट। तो उसके साथ ये दूसरा भी फोटॉन रिलीज होता है। ये अगर दो फोटॉन आपस में मर्ज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लेजर। क्या बनाते हैं, मुझे यहाँ तक बताया आप लोगों को ये चीज पॉइंट क्लियर हुआ ताकि फिर मैं लिखवाना शुरू करूँ। जी बच्चों, यस सर, हो गया। ओके, अब मैं लिखवाऊँ, ये यहाँ पे लिखना है, व्हेन फोटॉन, व्हेन फोटॉन बोल रहा हूँ, सर इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं डालनी? नहीं वो कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं हुआ था, नेक्स्ट लाइन से लिखना है। अच्छा, उसी के साथ। व्हेन इलेक्ट्रॉन in metastable state jump towards excited state, jump towards ground state, then it result in release of photon.
photon is reflected from semi, ये रब कर दूं बेटा, ये लाइन, ये वाली लाइन रब कर दूं, जी सर कर दें। सेमी सिल्वर पॉलिश रब, so therefore then this photon stimulate other electron to jump from meta stable state to excite to ground state to ground state. Result in the release of intense and coherent light. Of ये बेटा नीचे की लाइट, ये नीचे की लाइन बताओ, नीचे का बताओ बेटा, ये बताऊं, यस यस सर मिटा दें। जी सर। resulting coherent light of wavelength की वेवलेंथ जो होती है वो बेटा कितनी होती है, 646 नैनोमीटर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज stimulated while the laser produce, जो लेजर प्रोड्यूस होती है तो हम क्या कहते हैं, रूबी लेजर। called
जी बेटा कॉपी कर रहे हैं? जी सर कर लिया। रब करूं सर? जी बच्चों रब कर दो। जी सर। ओके क्योंकि मैं अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। चैप्टर आपका हो गया ये कंप्लीट। एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर नंबर 18 आपका हो गया है कंप्लीट। मैंने आपको न्यूमेरिकल की एक फाइल भी भेजी है। तो फाइल में सारे न्यूमेरिकल्स भी मौजूद है बेटा, उसमें एमसीक्यूज भी मौजूद है। तो अभी मैं आपको उसी में से न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। उसमें एमसीक्यूज भी मौजूद है। सर काइंडली कब भेजी? मेरे पास तो नहीं आई। मैंने ग्रुप पे भेजी थी, अगर नहीं मिली मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। हाँ दोबारा कर दे, नहीं आई हमारे पास। तुम्हारे पर नहीं आई हो? अच्छा मैं ये रब कर दूं भाई? सबने कर लिया? चलो जी, अब आप पहले फार्मूलाज कॉपी कर लो बेटा, ताकि आप लोगों का रिव्यू हो जाए। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.53 10 की पावर -10 एनर्जी उमेर ऑफ मेरी क्लास हो रही है, मैं कॉपी लेने आई हूँ, फटाफट मुझे लिखना भी है। nth ऑर्बिट E इक्वल टू -13.6 मैं यार एक ही मिनट मेरे पास। n स्क्वायर ओवर। वो फॉर्मूले हटा देंगे, मिटा देंगे, मैं कैसे लिखूं? सर आप इनसे बोले माइक ऑफ कर दें। बेटा प्लीज काइंडली आप लोग अपना ये माइक ऑफ कर दो प्लीज। इसमें ये जो RH है ये रेडबर्ग कांस्टेंट है बेटा। इसकी वैल्यू है 1.09 10 की पावर 7 मीटर। एन आई इनिशियल ऑर्बिट क्वांटम नंबर, पहले ऑर्बिट का क्वांटम नंबर, और NF फाइनल ऑर्बिट क्वांटम नंबर। कॉपी कर लिए? ये इधर का फार्मूला कॉपी कर लिए? अच्छा, फिर कुछ फार्मूला ऐसे भी थे। अच्छा कुछ चीजें इसके साथ ये भी याद रख लीजिएगा, लेमन बाल्मर पार्सन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए बेटा याद रखिएगा NF
1 होता है। बाल्मर सीरीज के लिए NF की वैल्यू 2 होती है। पास्टन सीरीज के लिए NF की वैल्यू 3 होती है। ब्रैकेट सीरीज के लिए NF की वैल्यू 4 होती है और पी फंड सीरीज के लिए NF की वैल्यू 5 होती है। ये याद रखना, क्योंकि जब वो लाइमन बार बार ये पास्चर के हवाले से कोई सवाल आएगा ना, तो फाइनल ऑर्बिट का वो क्वांटम नंबर आपको देगा नहीं, वो तो आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन वगैरह में दी है। कॉपी कर लिया ये? जी सर। इसके अलावा ये भी कुछ चैप्टर 17 के कुछ फार्मूला यूज हो जाएंगे उसमें। E equals to HF H4 प्लांक कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड और F4 फ्रीक्वेंसी अच्छा E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। एक और फार्मूला एनर्जी ऑफ फोटॉन A इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। इसमें C जो है H तो वही है जो मैंने अभी बताया, C स्पीड ऑफ लाइट है। की वैल्यू कितनी है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा 4 वेवलेंथ के अलावा C इक्वल टू एफ लैम्डा। C इक्वल्स टू एफ लैम्डा, C स्पीड ऑफ लाइट, एफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। और आखिरी में जो आपने बोर एटॉमिक मॉडल से पढ़ा था E इक्वल्स टू E1 माइनस, या आप यूँ कह लें कि HC अपॉन लैम्डा एनर्जी ऑफ फोटॉन E1 माइनस E2। E1 एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी ऑर्बिट। E2 क्या है एनर्जी ऑफ लो एनर्जी ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ लो एनर्जी। इसको आप फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं
एच एफ करके भी लिख सकते हैं, T1 माइनस T, मतलब ये फार्मूला आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। जी बच्चों, आप लोगों ने ये फार्मूला कॉपी कर लिए सारे? जी सर। अब करूं, क्वेश्चन पे आऊं अब मैं? जी सर। हाँ जी। ओके बेटा, क्वेश्चंस की मैं फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, ये देखें। जी बच्चों, ये फाइल आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये आपको फाइल नजर आ रही है। क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, पढ़े क्या लिखा हुआ है। डिटरमिन लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन लायमन सीरीज। इस सवाल में बोला है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, किसकी? लायमन सीरीज, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अगर ये आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख ले, मैं आपको टाइम दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। बच्चों कॉपी करने का मुझे बता दिएगा। सर कर लिया कॉपी। ओके, चलिए भाई, अब आ जाए मैं वहीं पे पैड पे ताकि इसको सॉल्व करूँ। ये 2014 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 13 था, ठीक है, ताकि मैं उसी हिसाब से कराऊँ। इस पैड का ये क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, डाटा। पहली बात, फॉर लायमन सीरीज के लिए NF की वैल्यू क्या होती है? ये अभी मैंने बताई थी, 1 होती है। 1 होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ NI हमेशा क्या होगा? उससे अगला वाला होगा। अगर NF 1 है तो NI क्या होगा? 2। तो आपने निकालना होगा लैम्डा S, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ।
ये तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर NF1 है तो NI उसका उससे अगला वाला होगा यानी कि 2। आपने फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना। और फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एक मिनट ये चीज करेक्शन कर लिएगा। ये जो आपका निकलेगा, सॉरी ये लॉन्गेस्ट निकलेगा, सॉरी इसको करेक्शन कर ले। और सॉरी तो करेक्शन कर ले। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ Ni2 होगा और फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ Ni आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आपने लैम्डा शॉर्टेस्ट निकालना, तो ये लैम्डा L हो जाएगा लॉन्गेस्ट। आई अगेन रिपीट बेटा, लाइमन सीरीज के लिए बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। याद रखिएगा शॉर्टेस्ट वेव अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपने निकालनी है तो अगर NF1 है, तो Ni उससे अगला वाला होगा यानी कि 2। अगर NF1 है तो Ni क्या होगा, उससे अगला वाला। 1 के बाद क्या होता है 2। और शॉर्टेस्ट के लिए तो बेटा ये याद रखिएगा वो हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी। ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया। यस सर। ठीक है। अच्छा अब आ जाए इसके सोल्यूशन। टू कैलकुलेट लैम्डा L लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा लैम्डा 1/लैम्डा RH 1/NF² माइनस 1/लैम्डा L लॉन्गेस्ट वेवलेंथ RH की वैल्यू क्या होगी 1.09 10 की पावर 7 ब्रैकेट 1/NF क्या होगा 1 और Ni क्या होगा 2। सही है बेटा। के बाद मैं इसको ये बात कर रहा हूँ 1/लैम्डा L 1.09 10 की पावर 7। ये क्या होगा 1/1 तो 1 ही होगा और ये 1/ क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा। लैम्डा L 1.09 10 की पावर 7। एलसीएम क्या आएगा बेटा आपका 4 1 जा 4 माइनस 1 1.09 10 की पावर 7 4 माइनस 1 3 और 3/4। ये रब कर दूं, ये रब कर दूं बेटा, ये रब कर दूं। जी सर कर दें। अच्छा अब ये जो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, मुझे तो लैम्डा एल चाहिए। मैं जब इसको पलटूंगा तो ये भी इक्वेशन पलट जाएगी, यानी लैम्डा एल 4 आ जाएगा ऊपर और जो ऊपर वाली फिगर है वो सारी नीचे आ जाएंगी, यानी 1.09 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3। जी अब आप इसको कैलकुलेट कर लें कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके मुझे जरा जल्दी बताइए।
12.2 एक्सपोनेंट माइनस 6 का आंसर आ रहा है सर इसका। कितना? 12 12 पॉइंट जी जी 2 आगे बोलिए। 2 10 की पावर एक्सपोनेंट माइनस 6 माइनस 6 नहीं -6 नहीं है बल्कि सिर्फ 6 है। +6 है। नहीं बेटा +6 तो माइनस नहीं नहीं आएगा। -6 होगा। दोबारा कंफर्म करो, दोबारा करो। पावर माइनस में होगी जी एक 4 का पूरा फैक्टर इससे डिवाइड होगा इन दोनों से। सर -7 -7 आ रहा है। 12.2 10 की पावर -7 -7 आ रहा है। यस सर। ये हो गई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जी सबने कर लिया। जी बेटा सबने कर लिया। जी सर कर लिया कॉपी। ये अब शॉर्टेस्ट निकाल लें। फोर शॉर्टेस्ट लैम्डा एस 1 ओवर लैम्डा बराबर है आर एच 1 ओवर एन एफ स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन एल। जब आपने शॉर्टेस्ट निकालना होगा बेटा तो यहाँ तो खैर वही आ जाएगा 1.09 10 की पावर 7। एन एफ में आपका 1 आ जाएगा और एन आई आपका इंफिनिटी हो जाएगा। ये पार्ट तो और आसान है। इससे फिर फायदा ये है कि 1 ओवर लैम्डा एस 1.09 10 की पावर 7 1/1 1 ही होगा। और जब भी किसी नंबर के आगे डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आता है तो वो मैथ उससे कहती है कि वहाँ पे क्या आ जाता है आंसर 0। तो इसको मैं जब पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1 है। तो 1/1.09 10 की पावर 7। जी अब इसका फटाफट आंसर निकाल लें ताकि एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। -9.17 एक्सपोनेंट -8 9.17 एक्सपोनेंट -8 सही है। उसकी आ रही थी -7 और उसकी आ रही है -8। तो जाहिर सी बात है पावर माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है उतना आंसर छोटा होता है। ये शॉर्टेस्ट